हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, व्हाट्स न्यू इन नासाज न्यू स्पेस सूट। ऑल्दो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये आर्टिकल आपके लिए क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि मून से रिलेटेड हम रिसेंटली बहुत कुछ देख रहे हैं। आप जानते हैं हमने एक न्यूज आर्टिकल देखा था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि मून का अपना एक टाइम जोन प्लान किया जा रहा है ऑन द इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये कहना है कि वी हैव अ लॉट ऑफ मिशंस लाइंड अप 2024-25 तक मून पे बहुत सारे मिशंस होने वाले हैं, तो ये बेहतर है कि मून का अपना एक टाइम जोन हो। देखिए एक और चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मून डे इज इक्वल टू 29.5 अर्थ डेज, यानी कि मून का एक दिन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए अगर आप एक हफ्ते मून पे रह के आते हैं एग्जाम्पल, तो आप अगर यहाँ पे आके किसी को इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि हमने एक दिन में ये चीजें वहां पे की, तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि आपका वहां का एक दिन तो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट। तो जो कम्युनिकेशन है इस तरह से एक्टिविटीज के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, वो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इट्स बेटर दैट वी हैव अ टाइम जोन फॉर मून। ओके, तो यही करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही में देखिए आपको जितने भी मून से रिलेटेड मिशंस लाइंड अप हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कौन से सोलर मिशंस हैं, कौन से, ऑफ कोर्स सोलर मिशंस तो उसकी स्टडी के लिए होंगे, पर मून से रिलेटेड जो भी मिशंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए जो अर्टेमिस मिशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहली बात तो अर्टेमिस शब्द है क्या? अर्टेमिस इज द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ अपोलो। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो की जो बहन है उनका नाम अर्टेमिस है। ठीक है, अब देखिए इट इज वेरी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि 1972 में 50 साल पहले अराउंड, जब नासा ने अपना पहला जो मिशन, लूनर मिशन कैरी आउट किए थे, उन्हें हम अपोलो मिशन कहते हैं। तो अपोलो के बाद अब जो एक मिशन जाएगा मून पे, उसे हम अर्टेमिस कह रहे हैं। ओके, तो दिस इज द थिंग यू मस्ट रिमेंबर। अब देखिए अर्टेमिस 1, अर्टेमिस 2, अर्टेमिस 3, ये किससे एसोसिएटेड है? ये 3 मिशंस मतलब क्या है इसमें, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले लेट्स वेरी ब्रीफली गो थ्रू व्हाट इज रिटन हियर। अब देखिए स्पेस सूट्स worn by astronauts for the upcoming Artemis missions, NASA's first attempt at landing humans on the moon after 1972। तो देखिए वही 1972 के बाद पहली बार नासा इज ट्राइंग टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून। ओके, सो इट्स वेरी रेलेवेंट कि हम देखिए कि क्या क्या आर्टेमिस के लिए किया जा रहा है। तो जो पहले के बल्कि और आइकॉनिक सूट्स हुआ करते थे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो पहन के गए थे लूनर सरफेस पे, अब हमने उसे सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं नए स्पेस सूट्स हैं, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, ये। और देखिए स्पेस सूट्स एक्चुअल में एक ड्रेस, एक कॉस्ट्यूम नहीं होती। इट्स लाइक आप कह सकते हैं इसको एक इट्स लाइक इट्स अ स्पेस व्हीकल ओनली। ओके, क्योंकि इसका जो काम है स्पेस सूट का वो कहीं गुना ज्यादा है कपड़ों से, बिकॉज इट वुड इंसुलेट यू फ्रॉम द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो आप एक स्पेस का मिशन कैरी आउट करते हैं तो होता है। तो आपको उस चीज से इंसुलेट करके रखना जो एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, साथ ही में एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करना ऑक्सीजन की, ऑप्टिमम एयर प्रेशर मेंटेन करना अराउंड योर बॉडीज, तो ये सारी चीजें जो हैं इट्स लाइक ह्यूमन शेप्ड स्पेस व्हीकल्स इन द पीस ऑफ क्लोथिंग। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। और आप जानते हैं कि जो फर्स्ट मून लैंडिंग होगी यानी कि अर्टेमिस की, वो 2025 में होगी। This you know very well. और these suits have been provided by Axiom Space. Okay, देखिए अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टेमिस 1 क्या था। आर्टेमिस 1 इज अनक्रूड मिशन, यानी कि उसमें कोई क्रू ह्यूमंस नहीं होंगे। ठीक है, नहीं थे इनफैक्ट। तो ये आप जानते हैं कि क्या टेस्ट करने की कोशिश करेंगे जब आप लोगों को नहीं भेज रहे हो उसमें, तो आप टेस्ट करेंगे कि आपका रॉकेट भी सही है कि नहीं, आपका जो ओरायन क्रू कैप्सूल है वो भी सही है कि नहीं। तो यहाँ पे रॉकेट कौन सा यूज किया जा रहा है? स्पेस लॉन्च सिस्टम, SLS।
अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि SLS एंड ओरायन क्रू कैप्सूल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच मिशन, विच स्पेस मिशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टेमिस स्पेस मिशन से रिलेटेड है। और जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, ये आप जानते हैं इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट बताया जा रहा है वर्ल्ड का, क्योंकि जो नासा का इससे पिछला जो रॉकेट सिस्टम था सैटर्न 5 उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इट्स नोन फॉर वेरी सो मेनी रीजंस, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आर्टेमिस 2 जो होगा, आर्टेमिस 2 में क्रू जाएगा ओरायन पे, स्पेसक्राफ्ट पे, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट करना है इसमें कि क्या आप वहाँ पे रह पाएंगे, क्या प्रेशर पड़ रहा है आपकी बॉडी पे एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ओके, ओरायन पे स्पेसक्राफ्ट में, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो आर्टेमिस 3 होगा वो फाइनली जाके लैंड करेगा मून पे, ह्यूमंस को लैंड करवाएगा, और ये तो आपको पता ही है कि साउथ पोल को टारगेट किया जा रहा है मून के, ओके। तो ये चीज आई होप यू नो वेरी वेल। और जो 1972 के अपोलो 17 मिशन हुआ था, तो अपोलो 17 मिशन में आई थिंक अराउंड 12 एस्ट्रोनॉट्स वर देयर, तो ये बात आपको पता है, ठीक है। So let's just look at other things which are written in the next article. The current influenza spike. अब देखिए क्या है कि हम पिछले कुछ समय से इतने ज़्यादा हमें लगा है कि pandemic is gone, no questions on vaccines would be asked and all of that. लेकिन 2022 के question papers देखिए, चाहे वो prelims हो चाहे वो mains हो, vaccines पे questions आए हैं, COVID पे questions आए हैं। तो आपके लिए ये एक hint है, do not lose sight of these कोर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब तो देखिए पैंडेमिक के हम इस स्तर पे हैं कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तब क्या था, चीजें इवॉल्व हो रही थी, क्या पूछे क्या नहीं पूछे, ऑफ कोर्स यूपीएससी को भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप वैक्सीन्स किस तरह की होती हैं, डिफरेंट वैक्सीन जो हैं उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, कोविशील्ड में और कोवैक्सीन में डिफरेंस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम H3N2 के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ चीजें जैसे शिफ्ट में और ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, इन्फ्लुएंजा ए इन्फ्लुएंजा बी, इसमें क्या डिफरेंस है। ऑल्दो इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के बारे में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ, और पर फिर भी वी वुड डिस्कस इट टुडे ऑल्सो, क्योंकि ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। आप पढ़ते रह जाएंगे H3N2 के बारे में, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा बेसिक, आपके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, आपको पता भी है कि इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और देखिए आप जानते हैं कि मेंस में भी अब जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं। अब जो इस बार का GS2 आया था, GS2 का पेपर आया था, वो उसमें बहुत कुछ आपको कोर जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वो याद करने की काफी जरूरत पड़ती। तो इट्स बेटर कि आप चीजों को साथ लेके चलें। अब कोई सेग्रीगेशन रह नहीं गया प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ओके। अब देखिए सेंटर ने, केंद्रीय सरकार ने पिछले हफ्ते रिव्यू किया है राइज इन द केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा। आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा के केसेस में काफी स्पाइक हम देख रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने अस्पतालों को तैयार करवा रहे हैं, मे भी एक पॉसिबल स्पाइक हम देख सकते हैं इन्फेक्शंस में। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म किया है कि देखिए एक डेथ हुई है हरियाणा में, एक हुई है कर्नाटका में ड्यू टू H3N2 सब टाइप ऑफ द फ्लू वायरस दिस मंथ। और साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि एटलीस्ट 9 पीपल डाइड ऑफ द फ्लू इन जनवरी, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब देखिए क्यों हम इंक्रीज देख रहे हैं फ्लू के केसेस में, तो यहाँ पे देखिए करीब 3000 के करीब यहाँ पे हमारे पास कंफर्म्ड केसेस थे फ्लू के इन द कंट्री अंटिल March 9, 3000 के करीब केसेस। तो देखिए इट इजंट अनयूजुअली हाई, ऐसा नहीं है पहली बार आज तक कभी 3000 फ्लू के केसेस ही नहीं आए, हमें हर साल फ्लू के केसेस दिखते हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले एक साल में 13,000 के करीब केसेस आए थे। सो इट्स नॉट अनयूजुअली हाई, टू बी श्योर द नंबर इज लाइकली। और साथ ही में देखिए क्या है कि 13,000 के भी जो केसेस है ना, इट्स एन अंडर काउंट, और 3,000 वाला भी जो अभी हम देख रहे हैं इट टू इज एन अंडर काउंट। क्यों? क्योंकि हर कोई तो टेस्ट नहीं करवाता, सबको पता है फ्लू है, वायरल है, ऐसे वगैरह कह के हम छोड़ देते हैं, ठीक हो जाएगा। बहुत लोग इसको टेस्ट नहीं करवाते, मैक्सिमम लोग नहीं टेस्ट करवाते, और जो जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट करवा भी रहे हैं वो टेस्ट के रिजल्ट आर रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली 13,000 का काउंट वाज एन अंडर काउंट, ओके। ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स सेड द करंट स्पाइक। अब लेकिन हम यहाँ पे करंट स्पाइक देख रहे हैं तो उसका कुछ तो रीजन होगा। पहला रीजन तो ये फ्लू का सीजन है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत में 2 फ्लू पीक्स होते हैं हर साल।
एक साल में हम एक तो जनवरी से मार्च के बीच में और फिर उसके बाद हम अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये दो हम सीजन देखते हैं, फ्लू सीजन आएंगे, जनवरी टू मार्च और अगस्त टू अक्टूबर। तो ये आपको पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायरस स्प्रेड तब होता है जब सीजन चेंज होता है। हम कहते हैं ना मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है तो मौसम ऐसा है, थकान है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो उसका मतलब यही है कि ये फ्लू का सीजन है। Besides the flu, a spike has been reported in the cases of other respiratory infections such as adenovirus। तो साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि फ्लू के साथ साथ हमें अब कोविड के भी बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं दोबारा से। न्यूज़पेपर्स आर फ्लडेड कि कोविड के इतने केसेस आए पिछले एक हफ्ते में एंड ऑल ऑफ दैट। सेकेंड रीजन क्या है? जो फ्यूअर फ्लू इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन अ लार्ज रेजर्वॉयर ऑफ पीपल विद लोअर इम्यूनिटी। अब देखिए क्या है ना, इम्यूनिटी जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप उस चीज से इन्फेक्ट ही हो जाएं, ठीक है? आप जब खुद इन्फेक्ट हो जाएंगे उस चीज से तो क्या होगा, अगली बार वो इन्फेक्शन जब आपको दोबारा होगा तो आपके अंदर मेमोरी सेल्स हैं उसको फाइट करने के लिए। तो ये एक तरीका होता है इम्यूनिटी जनरेट करने का। दूसरा होता है वैक्सीन ले लें, वैक्सीन भी आपके अंदर मेमोरी सेल्स ही जनरेट करती है, ठीक है? तो अब देखिए पैंडेमिक आया ना, पैंडेमिक के 2 साल में क्या हुआ कि बहुत ही कम फ्लू के केसेस आए, बहुत ही कम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम सब मास्क पहन रहे थे, है ना? तो हम इन्फेक्शन हमें हो ही नहीं पाया इतना ज्यादा, क्राउडेड नहीं थी प्लेसेस, तो गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, तो इसीलिए स्प्रेड हुआ ही नहीं, तो वो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं कि वो इम्यूनिटी यहाँ पे कम हो गई। तो इसी वजह से अब हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ केसेस नाउ, क्योंकि इम्यूनिटी अगर जनरेटेड होती तो शायद अब केसेस कम होते, ठीक है? थर्ड क्या है? थर्ड रीजन क्या है? द फ्लू वायरस इज प्रोन टू चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। दिस मीन्स दैट वी सी एन इंक्रीज इन फ्लू केसेस यूजुअली एवरी अदर ईयर। वही चीज आप जानते हैं कि स्पेशली देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस में हम बहुत ज्यादा चेंजेस देखते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता है। तो चेंजेस क्या होता है? म्यूटेशन, है ना? म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से कभी कभी जो वो वेरिएंट है जो पर्टिकुलर वायरस का वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से अब नया वेरिएंट आ गया तो आपकी इम्यूनिटी तो पिछले वाले वेरिएंट के खिलाफ जनरेट हुई थी, तो इस वाले वेरिएंट के खिलाफ क्या होगा? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। Okay, fourth reason है India's burden of conditions like diabetes and heart disease, which are risk factors for severe disease, is huge even among the young। अब देखिए यहाँ पे यही चीज लिखी है, आप जानते हैं कि जो इंडिया में इवन जो यंग लोग हैं उनमें भी डायबिटीज और इस तरह की जो मोबिडिटीज हम जिन्हें कहते हैं, जिसकी वजह से और थ्रेट बढ़ जाता है सीवियरिटी ऑफ डिसीज का। एक डिसीज पैंडेमिक के समय पे भी यही था, कोविड-19 सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट कर रहा था जिनको कोई और डिसीज थी जैसे डायबिटीज और इस तरह का। तो यहाँ पे भी फ्लू के साथ साथ जिन लोगों को सबसे ज्यादा इस तरह के खतरे हैं, दे आर मोर वल्नरेबल। ओके, सो हैव कोविड-19 केसेस स्पाइक्ड एज वेल? Large numbers of COVID-19 cases have been reported over the last 2 weeks, but the base is low। वही चीज यहाँ पे देखी है हमने कि जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, देखिए पहली बात तो जो कोविड-19 के सिम्टम्स है ना वही इसके भी सिम्टम्स हैं, ठीक है? तो फिर जो आप रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखाते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होती है, ठीक है? तो उसमें से केवल 10% जो पेशेंट्स हैं ऐसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में से उनमें H3N2 फ्लू है, बाकी 15% जो हैं वो उनको कोविड-19 है। न्यू कोविड इन्फेक्शंस हैड इंक्रीज इन द सदर्न स्टेट्स एंड गुजरात ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। तो डेफिनेटली हम कोविड-19 के केसेस भी देख रहे हैं। इज इट अनयूजुअल फॉर पीपल टू डाई ऑफ द फ्लू? कि क्या पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि फ्लू के वजह से मौतें हो रही हैं? इज इट लाइक पहली बात कुछ ऐसा हुआ है? इज इट अनयूजुअल? नो, इट इजंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली हम इसे वायरल को ऐसा समझते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, फिर फीवर होता है, कफ होता है, रनी नोज होता है ना, जैसे कोविड में। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जैसे न्यूमोनिया या फिर ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच कैन लीड टू डेथ। ओके, अब सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है? वेरी वेरी यंग पीपल, मतलब बहुत छोटे बच्चे, या वेरी ओल्ड पीपल, ओके, या फिर वो लोग जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज, किडनी डिसीज, प्रेग्नेंट विमेन, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीकेंड है।
HIV एड्स, इस तरह के, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसप्लांट, किसी का अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट, इस तरह का कुछ भी हुआ है, तो दे आर एट हायर रिस्क ऑफ सीवियर डिसीज। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 410 डेथ्स हुई थी इन्फेक्शन की वजह से, फ्लू की वजह से। ओके, वाइल मोस्ट वर कॉज्ड बाय द मोस्ट कॉमन सब टाइप H1N1। देखिए, हम फ्लू से रिलेटेड, इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड यूजुअली H1N1 ही हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये जो डेथ्स हुई थी, दे वर ऑल्सो मोस्टली रिलेटेड टू H1N1 ओनली। ओके, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे पता है कि दिसंबर आते आते बहुत सारी ICMR की इंफॉर्मेशन ये बताती है कि बहुत सारे H3N2 के भी केसेस डिटेक्ट होने शुरू हो गए थे। अब क्या H3N2 एक नया सब टाइप है इन्फ्लुएंजा का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज वन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट हैज बीन नोन टू कॉज सीजनल इन्फेक्शंस। ओके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 2009 में H1N1 का पैंडेमिक देखा था इस सब टाइप का, और तब से ये सर्कुलेशन में है, वैसे ही H3N2 ने भी एक फ्लू पैंडेमिक कॉज किया हुआ है 1968 में, और 1996 में तो इस पर्टिकुलर सब टाइप को 1996 में हमने इंडिया में डिटेक्ट किया था, और तब से ऑलमोस्ट हर बारी हम यहाँ पे आउटब्रेक्स देखते हैं। ओके, द ओनली डिफरेंस दिस ईयर इज दैट द डिसीज सीम्स टू बी लिटिल मोर सीवियर। ओके, जो हम यूजुअली H3N2 से रिलेटेड हम इतना ज्यादा सीवियरिटी नहीं देखते, जो इस बार हम देख रहे हैं वो अनयूजुअल है, लेकिन 1996 से लेके अभी तक इट इज इन सर्कुलेशन इन इंडिया। इट वाज द सेकंड मोस्ट कॉमनली फाउंड वायरस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सैंपल्स देखें अगस्त से सितंबर 2021 के सर्ज के बीच में, तो सेकेंड मोस्ट कॉमनली फाउंड वायरस H3N2 था। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट वाज विक्टोरिया सब टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके लिए कुछ याद करने के लिए आ जाता है दैट देयर आर टू मेन सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस। अब देखिए, एक होता है टाइप ए, इन्फ्लुएंजा ए। इन्फ्लुएंजा ए में सब टाइप्स होते हैं H1, H3 एंड 2, ये एक ही क्लास के हैं, ठीक है। टाइप ए के हैं ये, इन्फ्लुएंजा ए टाइप के वायरसेस हैं H1N1 एंड H3N2। ओके, लेकिन इन्फ्लुएंजा बी में कौन कौन से आते हैं? विक्टोरिया एंड यामागाटा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में देखिए इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है वो सिर्फ ह्यूमंस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एनिमल्स में, मैमल्स में और भी एनिमल्स में हम देखते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा बी है, यानी कि ये यामागाटा और विक्टोरिया, ये जो वायरसेस हैं ये एक्सक्लूसिवली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंजा ए है वो बहुत जल्दी खुद को म्यूटेट करता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा बी जो है वो काफी स्लोली चेंज करता है खुद को, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इतनी जल्दी आप म्यूटेट कर देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। तो इन्फ्लुएंजा ए इज यूजुअली एसोसिएटेड विद मोर सीवियर डिसीज एंड डेथ्स। तो यही इसका रीजन है, जो ज्यादा खुद को फटाफट से चेंज कर लेता है वही रीजन है कि इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगता है, एंड बाय देन ऑफ कोर्स थिंग्स गेट डिटोरिएटेड। व्हाई इज द फ्लू शॉट अपडेटेड एवरी ईयर? तो देखिए, फ्लू शॉट एग्जिस्ट करते हैं, वैसे जैसे वैक्सीन हैं वैसे फ्लू शॉट्स भी होते हैं, ओके। और देखिए, ऑफ कोर्स इसको हर साल क्यों अपडेट करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और क्यों करा जाता है हर साल अपडेट? क्योंकि बहुत सारे सब टाइप्स जो अभी सर्कुलेशन में हैं उसका कॉम्बिनेशन बना के कि इस वाले सब टाइप के खिलाफ भी इम्यूनिटी देनी है, इस वाले सब टाइप के खिलाफ भी इम्यूनिटी देनी है, तो फिर हम डिटरमाइन करते हैं इस साल किस तरह का फ्लू है, एंड देन फिर वही हमें अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट ऑफ सब टाइप्स टू बी इंक्लूडेड इन द ईयरली फ्लू शॉट is updated by the WHO twice in a year, डिपेंडिंग के बेसिकली किस तरह का सर्कुलेशन है, किस तरह का सब टाइप इज इन सर्कुलेशन। द ICMR network of viral laboratories test respiratory samples throughout the year from sentinel sites to keep an eye on the ups and downs in the numbers of flu cases, but more importantly to track the subtypes in circulation. There is a need to continuously update the vaccine because of the constantly evolving nature of influenza viruses. वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये तो एक पहली बात एंटीजेनिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है इसमें, और एक एंटीजेनिक शिफ्ट भी हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इससे पहले कि यहाँ जो लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर आपको कुछ बेसिक यहाँ पे जो बायोलॉजी पता होनी चाहिए कि एंटीजेनिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है। एंटीजेनिक शिफ्ट तब होता है जब एक वायरस शिफ्ट, देखिए यहाँ पे ना सिंपल अपनी इंग्लिश लगाइए, शिफ्ट का मतलब क्या होता होगा? सडनली सब कुछ शिफ्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे भी वही होता है, एक सडन चेंज हो जाता है वायरस के जेनेटिक मेकअप में।
ओके इससे क्या होता है, बिल्कुल एक नया ही स्ट्रेन बन जाता है कुछ। लेकिन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीटना किसी चीज को धीरे धीरे, है ना, यही होता है ड्रिफ्ट, बहुत धीरे धीरे घसीट के लेके जाना, यही होता है ड्रिफ्ट का मतलब। तो यहाँ पे भी वही मतलब है, ड्रिफ्ट में भी एक ग्रेजुअल चेंज होता है जेनेटिक मेकअप में। ओके तो एक डिफरेंट स्ट्रेन तो मिलता है हमें यहाँ से, पर इसकी जो जेनेटिक मेकअप है वो सिमिलर ही होती है इसके पेरेंट वायरस से। ठीक है, तो ये चीज आपको ड्रिफ्ट और शिफ्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, इट कैन अंडरगो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट to acquire mutations that change the part that cause the body to elicit an immune response. The COVID-19 equivalent would be, अगर हम COVID-19 के केस में देखें तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट उसमें क्या हुआ था, उसका स्पाइक प्रोटीन चेंज हो रहा था, उसमें हम वेरिएशन देख रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ड्रिफ्ट हो सकता है। पर ड्रिफ्ट में क्या होता है ना कि वैक्सीन जो है ना वो यूजलेस नहीं हो जाती, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वैक्सीन इसलिए यूजलेस नहीं हो जाती क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप कहीं ना कहीं सिमिलर होता है उसके पेरेंट वायरस से, और बहुत ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ना ड्रिफ्ट में। लेकिन अगर हम एंटीजेनिक शिफ्ट की बात करें, इट्स एन एब्रप्ट, बहुत सडन मेजर चेंज हो जाता है इसमें, जिससे हमें एक नया प्रोटीन स्ट्रक्चर ही मिल जाता है वायरस का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वायरस है फ्रॉम द सेम फैमिली इन्फेक्टिंग ह्यूमंस और वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स टू जंप ओवर टू, ओके वही चीज एक डिफरेंट ही वायरस हो जाता है। और इससे पैंडेमिक्स भी हो सकते हैं, जैसे 2009 में हमने देखा, और फिर उसके बाद स्पेनिश फ्लू जो हुआ था 1918 का, वो भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि एंटीजेनिक शिफ्ट हो गया था। द फ्लू वैक्सीन यूजुअली कंटेन्स, और जो फ्लू वैक्सीन है वो यूजुअली कंटेन करती है 4 सब टाइप्स को, 2 ईच ऑफ इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। ओके इस बार के लिए देखिए जो 2022-23 के लिए रिकमेंडेड है वो H1N1 और H3N2 है। ठीक है, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ऑफ इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए ये इन्फेक्शन होता क्यों है, इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं उसे इनहेल करते हैं, ठीक है, किसी पेशेंट ने रिलीज किया बाय कफिंग स्नीजिंग, उन ड्रॉपलेट्स को आपने उन्हें इनहेल किया, मे बी आप विसिनिटी में है, ओके या फिर वो सर्फेसिस पे अगर वो ड्रॉपलेट्स गिर गई तो आपने उसको टच कर लिया, उसको टच करने के बाद अपने अपनी आईज नोज माउथ को टच कर लिया, तो आपको भी इन्फेक्शन हो गया। और जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है इसे रिड्यूस किया जा सकता है अगर आपका माउथ और नोज कवर्ड हो व्हेन यू स्नीज और कफ, okay, and by washing your hands frequently, it's exactly like the pandemic, it's exactly like the coronavirus। ठीक है, पर आप अपने घर पे रहिए, अगर आपको इस तरह का कोई दिक्कत लगती है, drink plenty of fluids, masks may be used in crowded places to prevent the spread of infection। अभी तक तो देखिए मास्क को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है सरकार द्वारा, बट इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अब देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एडिटोरियल में से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट आप प्लीज इसे नोट डाउन करें। द फोरकास्ट आफ्टर अ फेक न्यूज कैंपेन इन तमिलनाडु, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि यूपीएससी एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन फेक न्यूज पे पूछे आपसे, डिसइंफॉर्मेशन पे पूछे, मिस इन्फॉर्मेशन पे पूछे, ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में पूछे, इन्फ्लुएंस कल्चर पे पूछे, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन फेक न्यूज पे तो डेफिनेटली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिसेंटली हमने जो माइग्रेंट इशू देखा, माइग्रेंट वीडियोज बिहार और तमिलनाडु का जो केस देखा, उसकी वजह से। तो आपके पास कम से कम 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, 2 इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और इंडिया में क्या किया जा रहा है उस तरह की चीजें, और क्या इंडिया में चैलेंजेस हैं क्या नहीं, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें वो पॉइंटर्स मिलते हैं। अगेन आपको वैसे जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे ना, तो आपको ये पता है, बस यहाँ पे रिलेट इसको इसके साथ कैसे करना है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी है, disinformation that has been highlighted should not be disregarded so easily. The propagation of fake news will be one of the, अब आप जानते हैं जो फेक न्यूज है ना, it can actually destabilize a democratic country। सच में फेक न्यूज में इतनी पावर है, बिल्कुल। और it's very unfortunate कि हमने अब मैं इसमें सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं वैसे ही एक जनरल बात कर रही हूँ कि हमने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि हमने इंटरनेट प्रोलिफरेशन, डिजिटल दिस डिजिटल दैट के करने से पहले हमने उसके चैलेंजेस इतने हद तक सोचे ही नहीं जो हमें आज देखने के लिए मिल रहे हैं। और हम इसको बस अब देखिए इंटरनेट वर्ल्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, यही सोच के हम इसको टाल देते हैं। इट मस्ट बी डेल्ट विद बिकॉज इट इज वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, दैट द प्रोपगेशन ऑफ फेक न्यूज विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी इन एन इलेक्शन सीजन स्पेशली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, हम जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना डेटा कंज्यूम कहाँ से करते हैं? सोशल मीडिया सोर्सेज से, राइट? और सोशल मीडिया सोर्सेज पे कितनी चीज ऑथेंटिक है, कितनी रेलेवेंट है, हमें नहीं पता।
ओके, इनफैक्ट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि हमने एक फेक न्यूज कोर्ट होते हुए देखी थी एक हाई कोर्ट में. सो आप खुद सोचिए, मतलब कैसे पता चलेगा क्या लेजिटिमेट है क्या नहीं है. So such is the gravity of the situation. As such, this issue should be ranked high as any other in terms of potential to destabilize democratic institutions. Definitely so. It has so much power to destabilize democratic institutions. Okay, तो ये चीज, तो इससे आप कुछ अपना इंट्रो या कंक्लूजन कहीं इस तरह के कीवर्ड्स डाल दीजिएगा. यहाँ पे हमें पता चलता है मेजर्स ओवरसीज वर्सेस द इंडियन सीन. यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको सरकार की क्रिटिकल मिलेंगी. मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है. कीपिंग दिस इन माइंड, सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी फेल्ट द नीड टू हैव इन प्लेस. अब देखिए वही चीज सबको, बहुत सारी कंट्रीज को थोड़ा ये जो रियलाइजेशन थोड़ा सा पहले हो गया कि हमें डिसइंफॉर्मेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन, इस तरह की चीज़ें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन से ही आती है. सबसे पहले इन्हें ही लगता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन्हें ही लगता है कि ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह है ना, ये सब कुछ आप जानते हैं. तो यूरोपियन यूनियन ने एक दे हैव कम अप विद कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन 2022. Please note it down. Please mention it in your answer. The European Union Code of Practice on Disinformation 2022. इसमें क्या क्या बेसिकली टेनेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कि पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फैक्ट चेकर्स को एम्पावरमेंट करने की बात की गई है, और टूल्स जनरेट किए गए हैं टू फ्लैग डिसइंफॉर्मेशन एंड मेजर्स टू रिड्यूस मैनिपुलेटिव बिहेवियर. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पावरमेंट हुई है फैक्ट चेकर्स की. ओके, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं. और यहाँ पे देखिए यूके का एक ऑनलाइन सेफ्टी बिल है, ये भी एक आप लिख सकते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी बिल. ओके, जिसमें जो इंटरमीडियरीज होंगे दे विल हैव टू एक्टिवली मॉनिटर प्रॉब्लमैटिक कंटेंट. बट यहाँ पे क्या है ना कि ये ईयू का कोड ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर, क्योंकि इस केस में प्रिवेसी वाला इशू भी आ जाता है. तो बट स्टिल आपका क्या जाता है, आपको इतना बताना भी नहीं, एग्जामिनर को नहीं पता होगा ऑनलाइन सेफ्टी बिल क्या है, पर आपके लिए आंसर में बन जाता है, ठीक है. दैट्स इट. ऑन द अदर हैंड देयर हैज बीन लिटिल और नो सीरियस डिस्कशन ऑन द मीनेस एंड द एक्सटेंट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इन इंडिया. डेफिनेटली सो. यहाँ पे इनका ये कहना है कि भारत में उस हद तक की ना जितना हमें जरूरी है, उस हद तक तो डिसइंफॉर्मेशन को नहीं ध्यान दिया जा रहा. देखिए बात क्या है ना, डिसइंफॉर्मेशन इसको हम सरकार से हटा के बात कर रहे हैं. डिसइंफॉर्मेशन जिस भी पार्टी का फेवर करे तो वो खुश होती है, तो वो कुछ नहीं करेगी उसको कर्ब करने के लिए. एज लॉन्ग एज इट इज गुड फॉर मी, आई वुड बी हैप्पी. डिसइंफॉर्मेशन गुड इनफ, गेटिंग मी गुड रेपुटेशन, गेटिंग मी गुड नेम, आई एम गेटिंग फेमस. यू गेट माई पॉइंट राइट. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्शन सीजन में भी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है. ऑफ कोर्स दूसरी पार्टी को बहुत दिक्कत होगी, तो बट समहाउ अगर आज डिसइंफॉर्मेशन आपको फेवर कर रही है तो कल वही डिसइंफॉर्मेशन आपको डिसफेवर भी कर सकती है. ये बात सबको अपने ध्यान में रखनी चाहिए. इट कैन गो ब्रूटली अगेंस्ट यू. ओके, यू नेवर नो व्हेन इज योर टाइम. तो वही चीज यहाँ लिखी है, द यूनियन ऑफ इंडिया हैज ओनली. तो इन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो ऐसे पैची मेजर्स ले रही है, जैसे इंटरनेट शट डाउन कर दो, नी जर्क मेजर्स, यानी कि रिस्पॉन्सिव है, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है. ये शब्द आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ नहीं लिखे, ठीक है. तो इंटरनेट शट डाउन कर देना क्रॉस जुरिसडिक्शंस, इनका ये कहना है. आई एम जस्ट टेकिंग अप द टोन ऑफ द आर्टिकल. विदाउट ड्यू रिगार्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है कि रिएक्शन उस तरह का हो जैसा वो डिमांड करता है. स्थिति जितनी ग्रेव है उतना ही ग्रेव स्टेप होना चाहिए उसको कर्ब करने के लिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. तो इनका ये कहना है कि बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट शटडाउन्स का कोई जरूरत नहीं होती, तो वहां पे इंटरनेट शटडाउन होता है. यही हमारे पास और कोई टूल है नहीं. दिस रिस्पॉन्स टू पुट इट माइल्डली इज ओवर सिंपलिस्टिक, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ऑटोक्रेटिक. इनका ये कहना है. अ मोर स्टडीड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कैलकुलेटेड सेट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस इज रिक्वायर्ड. है ना, वही चीज यहाँ लिखी है कि हमें और डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस चाहिए अगर हम सच में बैलेंस आउट करना चाहते हैं आर्टिकल 19 को, जो फ्री स्पीच हमें देता है, और साथ ही में मिलेशियस डिसइंफॉर्मेशन से प्रोटेक्शन को.
ओके तो आप बोलें जो आप बोल रहे हैं, पर वो डिसइंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए ना। फ्री स्पीच का मतलब ये थोड़ा है कि आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाने लग पड़ोगे। तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब आती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ये आपको मेंशन करनी है। तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। आप सिर्फ इसे तहसीन पूनावाला केस 2018 लिख सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर केस को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि देखिए यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की ये ड्यूटी है कि आपको dissemination of irresponsible and explosive messages and videos having content which is likely to incite mob violence and lynching of any kind को कर्ब करना है। ये मॉब लिंचिंग केस के 2017 में जो हुआ था ना, उसके बाद ये केस आया था, ठीक है। मैनी पीपल, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं मैनी पीपल कैन रिकलेक्ट, और साथ ही में देखिए ये तो कोई भी नहीं भूला कि कैसे पैंडेमिक जब नया नया आया था, ऑलमोस्ट कुछ भी आ रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर एंड वेरी विविडली सो कि वो जब थाली वाला हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील दी थी, तो आई हैव लाइक सीन, मैंने खुद देखा ये कि मतलब बहुत सारे लोग आसपास ये कह रहे थे कि इससे वायरस भागेगा, क्योंकि वो जो आवाज जनरेट होती है इससे, इंफॉर्मेशन जो वाइब जनरेट होती है उससे वायरस मर जाता है ना। दिस इज पैथेटिक, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। एंड और मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं आप बच्चों को कुछ पता नहीं होता, छोटी उम्र वालों का, एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, लाइक ही वाज समबडी वेरी ओल्ड। तो ये चीज है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय सभी तो इंटरनेट पे बैठे थे ना, सभी तो फेसबुक और इधर, और कितना रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है इन तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। ओके तो ये चीज यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एक और सुप्रीम कोर्ट का केस 2020 का जो आप लिख सकते हैं, अलख आलोक श्रीवास्तवा केस, ठीक है। तो अलख आलोक श्रीवास्तवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस में एक PIL आई थी कि माइग्रेंट जो वर्कर्स थे, जो दे वॉक्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बैक होम, उनके फ्लाइट पे जो फर्स्ट लॉकडाउन में हुआ था। तो ये इस पे, इनसे हमें क्या पता चलता है कि कैसे फेक न्यूज की जब डिससेमिनेशन होती है तो इट बिकम्स अ रियल डेंजर टू पब्लिक ऑर्डर। ओके तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप माइग्रेंट वर्कर्स केस भी से लिख सकते हैं इन द नेम ऑफ। ओके अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का क्रिटिकल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए हैं। आप कुछ तो लिखेंगे, ऐसा तो नहीं दिखा सकते कि इंडिया बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, कोई स्टेप्स नहीं लिए। तो आपके लिए तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A एक और पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद आप IT रूल्स लिख सकते हैं जो 2021 में आए हैं। लेकिन फिर जब आप ये लिख लेंगे ना, तो उसके बाद चैलेंजेस लिखिएगा कि अच्छा कुछ चैलेंजेस हैं जो फेक न्यूज में और डिससेमिनेशन में हम फेस कर रहे हैं, वो आप यहाँ से देखिए। Rather than coming up with a robust framework to tackle the root causes of disinformation, the union has granted itself greater powers. तो देखिए इनका ये कहना है जो केंद्रीय सरकार है वो डिसइंफॉर्मेशन के रूट्स पे क्या लाया करता है, उसको कर्ब करने के बजाय क्या कर रही है, अपने आप को और पावर्स देती जा रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो रही है कि जो कंटेंट परोसा नहीं जा सकता उसको कर्ब ही कर दिया जाए, उसको उन लिंक्स को हटा दिया जाए एंड ऑल ऑफ दैट। तो सेक्शन 69A है जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, IT एक्ट 2000 का। तो उसमें उसको यूज करते हुए केंद्रीय सरकार ने बहुत बार इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसके एक्सेस को ब्लॉक किया है, जो उनको लगता है कि भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाती है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ जाती है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जाती है। साथ ही में IT रूल्स जिनको काफी क्रिटिसिज्म हम देखते हैं। Okay, it basically aims to regulate the content by online publishers of news and social media intermediaries. The recent draft amendments to the IT rules 2021 empower, तो इससे क्या है, जो recently हमने amendment देखी है, हो रहा है, ड्राफ्ट है, पर उसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा, ताकि जो भी फेक न्यूज़ है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के खिलाफ कुछ उनकी छवि को ख़राब कर रही है, तो उसको डिसइंफॉर्मेशन कह के उसको स्ट्राइक डाउन करने का कुछ पावर मिलेंगी। तो इनका ये कहना है कि फोकस ये नहीं है कि डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ ब्लॉक की जाए, फोकस ये है कि यूनियन गवर्नमेंट और उनके लीडर्स के क्रिटिसिज्म को ब्लॉक किया जाए। सो द फोकस इजंट कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ओके इफ यू आस्क मी, यू गेट वेरी गुड। यहाँ पे पहले आपने EU कोड ऑफ प्रैक्टिस मिल गया आपको 2022, UK का ऑनलाइन सेफ्टी बिल आप लिख दीजिए, फिर उसके बाद भारत में तहसीन पूनावाला केस, फिर उसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स केस 2020, फिर उसके बाद इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, IT एक्ट सेक्शन 69A, फिर उसके बाद IT रूल्स 2021। ओके फिर उसके बाद चैलेंजेस लिखिए बिल्कुल जो आपने लिखने हैं। आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है, बस उसमें फालतू की पॉलिटिक्स मत लिख के आइएगा। ओके
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ यूनियन एंड अ नेशन। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एडिटोरियल। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आपको ये बात कल भी कही थी कि अब ना जो GS2 के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और वो इतने सिंपलिस्टिक नहीं रह गए कि आप प्रेसिडेंट के बारे में बता दो कुछ, ऐसा नहीं होता। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते जो बिल्कुल आप न्यूज़ में देख रहे हैं एग्जैक्टली डिट्टो वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। नो, इट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि पेपर को और डिफिकल्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि जैसे अभी रिसेंटली 2022 के पेपर में आया कि आप रीजनल पार्टीज और जो स्टेट पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कंसर्न्स में और उनके स्टैंड पॉइंट्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या, इस तरह से। सो यू नेवर नो, मे बी यू गेट अ क्वेश्चन ऑन कोलिजन गवर्नमेंट, मे बी यू गेट अ क्वेश्चन ऑन क्या इंडिया नेशनलिज्म और सिविल जो है सिविलाइजेशन में और नेशनलिज्म में, नेशन में और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपका GS1 में क्वेश्चन आ सकता है। एंड व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज अ सिविलाइजेशन और अ नेशन, तो आप इस पे क्या लिखेंगे? और बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि GS1 में तो ये टॉपिक एग्जिस्ट करता है सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में, सोसाइटी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो और मे बी GS2 में भी आ सकता है। और आप जानते हैं नेशन का जो डेफिनेशन है वो 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। नेशन में क्या क्या होता है? पॉपुलेशन होती है, सॉवरेनिटी होती है, गवर्नमेंट होती है और टेरिटरी होती है। इसी से तो बन के नेशन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज कई कई चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर तो देखिए आप प्रीलिम्स के पासिया पेपर्स पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत हद तक प्रीलिम्स से ही डिराइव करके मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि कैसे प्रिपेयर करना है। स्पीकिंग इन ब्रिटेन, तो यहाँ पे हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी की कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में बोलते हुए ये कहा कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो अब यही चीज यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया उन्होंने लास्ट ईयर भी कही थी। तो यहाँ पे कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। जो डिफेंड करते हैं मिस्टर राहुल गांधी को, वो रेफर करते हैं आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इट यूजेस द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, द भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो लेकिन जो राहुल गांधी जी के क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप प्रियम्बल देखिए, तो यहाँ पे आर्टिकल 1 आपको मेंशन करना है। और लेकिन अगर आप थोड़ा उसका चैलेंजेस लिख रहे हैं या डिसएडवांटेजेस सॉर्ट ऑफ जो भी लिख रहे हैं, तो आप प्रियम्बल को कोट कर सकते हैं। प्रियम्बल में क्या है कि हमारी नई पॉलिटी के 4 की ऑब्जेक्टिव्स होंगे: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी में भी यहाँ पे फ्रेटर्निटी का मतलब दिया गया है कि फ्रेटर्निटी में पहला तो इसका पार्ट है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन करना है, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आ जाता है ना। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, मतलब एक मात्र नेशन है हम, ठीक है। द डिबेट ओवर द राइट टर्म दस कांट बी सेटल्ड ऑन अ प्योरली। इसीलिए जो डिबेट है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं या फिर नेशन है या क्या है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमें इसका आंसर नहीं मिलता। प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कई कई कोट्स बहुत अच्छे हैं, मे बी आपके, क्योंकि इतना जो ड्रामा चल रहा है पॉलिटिकली, है ना, तो यू नेवर नो कि आपके ऐसे में कोई टॉपिक आ जाए कि इंडिया इज सिविलाइजेशन और नेशन, इस तरह से। तो आप ऐसे कोट्स लिख सकते हैं। अर्नेस्ट गेलनर ने क्या कहा था? उनके लिए नेशन का मतलब है हैविंग अ पॉलिटिकल रूफ ओवर योर कल्चरल हेड। ओके, तो एक पॉलिटिकल छत होना आपके कल्चरल जो आप शेयर करते हैं प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर। तो इसका मतलब यही है, वही जो डेफिनेशन आपसे 2021 के पेपर में पूछी गई कि आप एक दूसरे के लिए बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, बट ऑफ कोर्स एक सरकार भी तो होनी चाहिए। ओके, अ सिविलाइजेशन इज अ कल्चरल यूनिट, यू नो वेरी वेल। तो इसका मतलब एक सिविलाइजेशन इज नॉट सेम एज अ नेशन। ओके, क्योंकि नेशन में तो वी हैव अ सॉवरेन कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल एंड द पॉलिटिकल। यहाँ पे पॉलिटिकल एलिमेंट भी है, सिविलाइजेशन में कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है। सबसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है यूरोप। यूरोप इज अ सिविलाइजेशनल एंटिटी, और इस सिविलाइजेशनल एंटिटी में यूरोप में कम से कम 20 से ज्यादा नेशंस हैं। ओके, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तब का, ठीक है। तो ये चीज आपको, और ऐसा है कि अगर तो ये पूरा यूरोप ही एक नेशन होता है ना, हम कहते हैं कि यूजुअली जो वेस्टर्न लोग हैं ना, वो क्या मानते हैं, नेशन तभी हो सकता है जब वहां पे कल्चरल होमोजेनिटी हो, एक सेम लैंग्वेज हो, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो नेशन बनता है, उसके अलावा नेशन नहीं बन सकता। यही होता है, यही माना जाता है वेस्टर्न, अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो। लेकिन वहां पे तो अगर हम यूरोप को मान लो, क्योंकि यूरोप में तो सेम ही कल्चर है, सेम ही लैंग्वेज है ना, एक दो कंट्रीज को छोड़ के, तो फिर यूरोप एक नेशन क्यों नहीं है? और इनफैक्ट यूरोप में तो हमने वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं,
ओके, 2 वर्ल्ड वॉर्स, दे फॉट वॉर्स विद ईच अदर, इंग्लैंड और ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड या ब्रिटेन या और साथ में फ्रांस। अब इंग्लैंड और फ्रांस को हमने भारत में कितनी सारी इनकी लड़ाइयाँ देखी है, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स एंड ऑल ऑफ दैट। 1689 से 1815 के बीच में हमने इनको 7 वॉर्स एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? ओके, तो डिफरेंस बिटवीन अ सिविलाइजेशन एंड अ नेशन वाज आल्सो द बेसिस ऑफ अ फेमस स्टेटमेंट अबाउट दी। तब देखिए क्या है ना, बहुत सारे जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं कोट एंड कोट में लिखी हुई। जैसे आई थिंक किसी एक आई थिंक ब्रिटिश एम्बेसडर ने किसी ने कहा था कि जब झांसी की रानी के बारे में कि देयर वाज ओनली वन मैन हु वाज फाइटिंग इन द बैटलफील्ड एंड शी वाज झांसी की रानी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी कोट्स लिखे हुए हैं। तो उसमें जॉन स्ट्रेची ने जब बताया जा रहा था, जब हमारे लोग कहते थे कि हम एक नेशन है या पॉसिबिलिटी ऑफ नेशन के बारे में बात किया करते थे, तो जॉन स्ट्रेची थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे इंडिया के 1888। उन्होंने कहा कि देयर इज नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया और एनी कंट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पंजाब है, बंगाल है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है, मद्रास है, तो इनमें कोई एक बिलोंगिंगनेस है ही नहीं है कि हम एक हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इन्होंने क्यों बोला कि इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये पंजाबी बोलते हैं, ये बंगाली बोलते हैं, ये अपना तामिली जो तामिलियन लोग अपना तमिल बोलते हैं, तो हो ही नहीं सकता। इनके लिए तो सिर्फ एकदम बिल्कुल लिमिटेड है ना नेशन का कॉन्सेप्ट, कि नेशन का मतलब सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, दैट्स इट, पीरियड। ओके, तो इनके लिए तो इन्होंने हमेशा से सबने यही कहा कि भारत एक नेशन की तरह इवॉल्व करना इट्स इम्पॉसिबल, इट्स डूम्ड टू फेल, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, यू माइट विद, अब देखो इन्होंने यही बोला कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर कल को कुछ हो भी गया, तो बहुत सारे नेशंस बन के निकलेंगे भारत में से। एक पंजाब होगा, एक बंगाल होगा, एक मद्रास होगा, जैसे यूरोप में है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा सोचा था। वन माइट रिकॉल दैट विद द एक्सेप्शन ऑफ स्विट्जरलैंड, वही चीज यहाँ लिखी है कि वन लैंग्वेज वन नेशन वाज द बेसिस ऑफ नेशनहुड इन यूरोप। ठीक है, तो जो J.S. मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, और ये ही इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर, तो उन्होंने भी यही बोला कि had no doubt that linguistic diversity एक हिंड्रेंस होती है नेशन मेकिंग में, बहुत बड़ी हिंड्रेंस होती है। नेशन बन ही नहीं सकता अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग रहते हो तो। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन फेडरलिज्म वाज इंडीड, लेकिन आप खुद सोचिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो है ही लिंग्विस्टिक टर्म्स पे, स्टेट्स बनी कैसे हैं? लिंग्विस्टिक टर्म्स पे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, डज इट मीन दैट इंडिया फाइनली बिकेम अ यूनियन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एज स्ट्रेची एंड मिल implied and it was not a nation? तो क्या हम यूनियन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, हम नेशन नहीं है? सब अपनी अपनी लैंग्वेज को एलिजियन शो करते हैं या जो भी है ना। तो यहाँ पे अब आते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का जो कंसेप्चुअलाइजेशन है नेशनहुड का, दैट कम्स इनटू पिक्चर नाउ। ओके, और इनसे हम सीखेंगे कि कैसे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हमको मत कंपेयर करो हमारे सेक्युलरिज्म को फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के साथ। हमको मत कंपेयर करो जो हमारा नेशनहुड का कॉन्सेप्ट है विद द यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशनहुड, बिकॉज फॉर देम मे बी इट्स नेसेसरी, फॉर अस इट्स नॉट। तो ऐसा क्यों हो पाया? देखिए, पता है क्या है ना, कि कई चीजें ना हमें बोलनी पड़ती है, मे बी वो एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमें लोगों को बताना पड़ता है, तो फिर उनको दिमाग में वो एग्जिस्ट करने लग पड़ता है। हमने बोलना शुरू किया, यानी कि महात्मा गांधी ने, उन्होंने बोलना शुरू किया कि देखिए क्या है टॉलरेंस, है ना, टॉलरेंस है, सद्भावना है, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें नेशन बनाएंगे, इस वजह से हम नेशन है। तो आपने ये चीज समझी और अपना ली, और ये चीज शायद कभी ये सारे जो डिक्टम्स हैं जो हम एसिमिलेशन, दिस दैट, इस सब के बारे में आप अपने GS1 में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें उनको किसी ने बताई नहीं कभी, और इसीलिए शायद वो नेशन उनका कॉन्सेप्ट मतलब लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी होता है, यही समझते रह गए। ओके, तो यहाँ पे गांधी जी का रोल आया। गांधी इज पोजिशन ऑन रिलीजन एंड नेशनहुड इज बेटर नोन दैट। ओके, गांधी आर्ग्यूड, नाउ दिस इज वेरी नाइसली रिटन, आई वुड रीड इट, इफ द हिंदूज बिलीव दैट इंडिया शुड बी पीपल्ड ओनली बाय हिंदूज, दे आर लिविंग इन अ ड्रीम लैंड। आप सपना देख रहे हैं, अगर हिंदूज ये सोचते हैं, हिंदूज ये सपना देख रहे हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदूज ही रहेंगे, हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, जिन्होंने इंडिया को अपनी कंट्री बनाया है, ये सब एक दूसरे के फेलो कंट्रीमैन हैं। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स आर नॉट डिफरेंट नेशंस, डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, सेम रिलीजन होने की भी कोई जरूरत नहीं है। Followers of different faiths does not mean that they are different nations.
ओके तो यहाँ पे आप एक शब्द लिख सकते हैं, इंडिया का लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। आई थिंक दिस इज अ गुड कीवर्ड। ओके अब यहाँ पे 1920 में गांधी सक्सेसफुली कैंपेन्ड फॉर लिंग्विस्टिकली, देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमने अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया है। जो चीज सारे लोग हिंड्रेंस समझते हैं ना, हमने हर उस चीज को भारत ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। जैसे क्यों कांग्रेस की जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थी हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेट की, क्यों? क्योंकि हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल को मास स्ट्रगल बनाना था, और मास लोग कांग्रेस की, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की, पॉलिटिशियंस की बातें नहीं समझते थे। तो अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल को हर एक इंसान के दिल में बसाना चाहते हैं तो उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनको नहीं समझ, मीनिंगलेस लगती है आपकी बातें उनको। तो यही चीज मिस्टर गांधी ने की उस समय पे। इन 1924 Gandhi got this idea extended to the government level. ओके तो यही सारी चीजें यहाँ लिखी है। टू गांधी मल्टीलिंगुअल पॉलिटिक्स वाज एसेंशियल टू नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, नॉट अ वायलेशन देयर ऑफ। वही चीज, हमारी नेशन बिल्डिंग का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल मल्टीलिंगुअल पॉलिटिक्स ने निभाया है, ये इसने वायलेट नहीं किया हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को। तो इसीलिए गांधी वॉज एंटाई मिल एंड ही वॉज एंटाई स्ट्रेची टू। ओके a new kind of a nation, non-European in substance and spirit, was to be constructed. It would not only be multi-religious, which was not a fundamental problem for the European theorists and practitioners, but also multilingual, which was a novel idea. बहुत ही नया आइडिया था पूरे संसार के लिए कि इतनी सारी लैंग्वेजेस एक नेशन कैसे बन सकती है। हमें तो आज तक किसी ने मत बताया ही नहीं। तो ये क्या था, ये ब्लैक स्वैन मोमेंट था उनके लिए, है ना। ये शब्द हम इकोनॉमी में काफी बार पढ़ते हैं, राइट। हम स्वैन को सेफ सफेद सफेद समझते रहे, एक दिन ब्लैक स्वैन आ गई तो हमें लगा ओ ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है। तो बट हाउ वुड डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज बी ब्रॉट टुगेदर, लेकिन कैसे, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जब हमारा पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा तो हम बार बार कहते थे प्लूरलिज्म, हम बार बार कहते थे सिंक्रैटिज्म, हम बार बार कहते थे टॉलरेंस। ओके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज historical roots. In his newspaper Young India, Gandhi wrote that the Indian culture stands for synthesis of the different cultures that have come to stay in India, that have influenced Indian life, and that in their turn have themselves been influenced by the spirit of the soil. Definitely जितने भी भारत में डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लोग आए, उन्होंने डेफिनेटली भारत को इम्पैक्ट किया है, भारत के आइडिया को इम्पैक्ट किया है, पर वो इंटर्न खुद भी भारत की मिट्टी और भारत के आइडिया से इम्पैक्ट हुए हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज। फर्दर इंडियन कल्चर इज नाइदर हिंदू, ये इन्होंने गांधी जी ने कहा 1931 में कि जो इंडियन कल्चर है ना ही हिंदू है, ना ही इस्लामिक है, ना ही कोई और रिलीजन से आप इसको एसोसिएट कीजिए। इट्स अ फ्यूजन ऑफ ऑल एंड इसेंशियली ईस्टर्न, and everyone who calls himself or herself an Indian is bound to treasure that culture, be its trustee, and resist any attack upon it. In light of this formulation, let us return to the theory for a moment. यही चीज उन्होंने कहा है कि वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। राहुल गांधी इज नॉट रॉन्ग दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यस, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इज फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स अ गांधीयन अमेंडमेंट। इंडिया इज ऑल्सो अ नेशन, बट इन अ नॉन यूरोपियन सेंस, okay, steeped in a majoritarian European concept of nationhood. His critics too, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि ये राहुल गांधी को बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कह रहे हैं जो उनके क्रिटिक्स हैं वो भी तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू रख रहे हैं, वो ये सब बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो हमें पता है कि इंडिया का जो आइडिया वो नॉवल है, और क्यों यू कैन नॉट गो ऑन टू रीड मिस्टर गांधी अबाउट इट, ये इनका ये कहना है। ओके अब देखिए यहाँ पे कैनेडा माइग्रेशन रैकेट likely to be much bigger। अब देखिए बहुत सारे रैकेट, बहुत सारे स्कैम्स, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। रिसेंटली जो स्कैम्स हमें तमिलनाडु के बहुत सारे लोगों को बोला गया, इंजीनियर्स को, कि आपको हम रेलवे में जॉब दे रहे हैं, तो फिर उनको दिल्ली लाया गया और फिर उनको बोला कि आपको कोचेस गिनने हैं कि कितने पास ऑन हुए। उनको लगा उनकी ट्रेनिंग हो रही है, पर वो 70 लाख के करीब इतने सारे लोगों से उन्होंने डूब किया था। तो ये एक स्कैम है, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है ना, तो आप डेस्परेट हो जाएंगे। जो भी आपको कोई जॉब पैसे देके ही दे, ऐसी कोई जॉब होती है क्या जिसके लिए आपसे पैसा लिया जाता है? बट स्टिल आप इतने परेशान हैं कि कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये रैकेट जो तमिलनाडु का हमने देखा, तमिलनाडु के लोगों को जलाया गया। उसके बाद इस तरह के जो कनाडा माइग्रेशन रैकेट हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि
बहुत सारे जो पंजाब के बच्चे हैं, यहाँ पे एक एजेंट है, ठीक है, मिस्टर मिश्रा, आई थिंक ब्रिजेंद्र मिश्रा करके कोई है, तो वो क्या करते हैं कि वो जिन बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना होता है तो उनको कहते हैं ऑफर लेटर हम आपको इस प्राइवेट कॉलेज से, और प्राइवेट कॉलेज भी मिले हुए हैं इस पर्टिकुलर एजेंट के साथ, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज से ऑफर लेटर आता है विच इज़ फॉर्ज्ड, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, फिर उसके बाद वो वहाँ पे चले जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कर करा के एक बच्चे से 16 लाख के करीब हर बच्चे से ले लेता है ये एजेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके तो उन्हें पता चलता है कि उनका नाम ड्रॉप आउट कर दिया गया उस प्राइवेट कॉलेज से। फिर वहाँ पे वो किसी और उसमें भी उनको कह देते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे किसी और कॉलेज में जमा करवाने में, भर्ती करवाने में, तो वो भी हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली और फिर वो पास आउट भी हो गए, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया, फिर अब जॉब मिलती है तो वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए। परमानेंट रेजिडेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं कि आप वीज़ा पे आए क्यों थे, है ना, वीज़ा पे क्यों आए थे, तो फिर आप ऑफर लेटर दिखाएंगे कि एडमिशन लेटर आया था इस पर्टिकुलर कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप कनेडियन बॉर्डर एंड सर्विसेज एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और फिर पता चलता है कि आपके तो जो वो फोटोशॉप्ड थे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं, तो फिर आपको अब डिपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि 700 लोगों के करीब हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है भारत वापस इनकी बॉर्डर एजेंसी द्वारा। तो आप इंडिया कनाडा रिलेशंस को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे इरिटेंट्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे बीच में, वो क्या है, एक तो खालिस्तानी इशू है, ठीक है, और क्या है, और आप इस तरह का जो माइग्रेंट इशू लिख सकते हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट जो इस तरह की फॉर्जरी एग्जिस्ट करती है माइग्रेशन के केस में, है ना। और साथ ही में अब वो अपनी एक नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022। तो अगर आप इंडो पैसिफिक, उन्होंने कहा है अपने डॉक्यूमेंट में, 14 पेज डॉक्यूमेंट आई थिंक वो मे बी इतने ही के करीब है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया सेंट्रलिटी पे लाई करता है हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पे। तो पर आप हमारे किसी कंसर्न को तो हीड पे करते नहीं है, है ना। जब हमने आपसे बोला कि खालिस्तानी रेफरेंडम दिस इन दैट, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू नेवर पे हीड टू, दिस इज अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है। 22 Army Chiefs representatives to participate in first ever India Africa Chiefs Conclave। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली हमने सिप्री की रिपोर्ट देखी जिससे हमें ये पता चला कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे रशिया आता है जो 45% के करीब हमें आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है हमारे तो पूरे ब्रैकेट में से। और फिर उसके बाद नंबर 2 पे फ्रांस आता है और नंबर 3 पे यूएस है अब, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हमने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी कि साउथ अफ्रीका भी उन देशों में से एक है जो हमें आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, और तो बहुत कम करता होगा पर उनके लिए हम काफ़ी रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये काफ़ी नई चीज़ थी जो हमें वहाँ से पता चली। तो और भी इंडिया अफ्रीका पढ़ के जाइए, क्योंकि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। रीड इंडिया अफ्रीका, रीड इंडिया मिडल ईस्ट, क्योंकि जो इजिप्ट है वो मिडल ईस्ट अफ्रीका इसके बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस में बैठता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं, हमारे हेल्थ रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन अफ्रीका को देते हैं, वैक्सीन हमने इतनी सबसे उधर भेजी थी। हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप जानते हैं मेडागास्कर और यहाँ वहाँ हमने कितने, जब भी फ्लड्स आए कोई भी, तो हमने अपनी हम सबसे बड़े रिस्पॉन्डर थे। बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल आप लिख सकते, इजिप्ट में कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो हमारी वहाँ पे एफडीआई किया है उन्होंने। सो दीज आर द थिंग्स यू वुड राइट अबाउट, राइट। तो अब रिसेंटली जो होगा आप वो तो ज़रूर मेंशन करेंगे। इंडिया इज सेट टू होल्ड द फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव ऑन March 28। ऑल्दो हम इसे तब डिस्कस करेंगे, 9 दिन की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी बिटवीन दी अफ्रीकन मिलिट्रीज एंड इंडियन मिलिट्री, और वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफ्रीका में आप जानते हैं चाइनीज़ फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ चाइनीज़ फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है, चाहे हम सेंट्रल एशिया की बात देख लें, चाहे वो हम अफ्रीका देखें, चाहे वो हम अपना नेबरहुड देखें। हम नेबरहुड के लिए इतना कुछ करते हैं पर ऐसा पता नहीं क्यों है कि वो चाइना के खिलाफ, या चाइना के खिलाफ नहीं पर चाइना को कुछ ज़्यादा ही, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ देयर मॉनेटरी मॉनेटरी सरप्लस और वट एवर, है ना।
तो एज मेनी एज 22 आर्मी चीफ्स एंड वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, सेशल्स, गैम्बिया, तंजानिया, केनिया, है ना, कॉन्गो, इन सारी कंट्री से हम रिप्रेजेंटेटिव्स देखेंगे। एफिंडेक्स इसे हम कह रहे हैं, दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ओके, वी वुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम अफ्रीकन एक्सपीरियंस, उनकी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में, क्योंकि इट बिहेव्स एज एन अफ्रीकन यूनियन, आप जानते हैं ना, तो काफ़ी सिक्योरिटी में इनका कोऑपरेशन है, मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्राइसिस सिचुएशंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन प्रमोटिंग अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, इन कैपेसिटी एनहांसमेंट, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे कि हम एक्सप्लोर करेंगे की पिलर्स ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस पार्टनरशिप। सेकेंड सेशन में हम क्या करेंगे, हम अपना मार्केट बनाएंगे, हम बताएंगे कि देखिए हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज ये हैं, आप ये सब कुछ इंपोर्ट कर लीजिए हमसे। वी वुड सॉर्ट ऑफ रीच आउट टू अफ्रीका डिफेंस इंडस्ट्रीज। ओके, India moves action plan to mark 2023 as a year of tourism development at SCO meet। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ हुई है कि काशी यहाँ पे where is it written? Okay, तो काशी I think has become the, I'm not able to spot it. Okay. Interestingly, Kashi has been declared as the first tourism and cultural capital of Shanghai Cooperation Organization (SCO) का first tourism and cultural capital बन गई है काशी। Very important, क्योंकि इससे क्या होगा कि global tourist map पे काशी आ जाएगी, right? और हमारा जो spiritual, mystic and knowledge aspects है काशी के, they would get highlighted and a lot of tourism पोटेंशियल इज देयर। तो ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी क्या हुआ है, इंडिया ने एक एक्शन प्लान को बेसिकली हम देखेंगे जॉइंट एक्शन प्लान के बारे में। हमने सोचा है कि 2023 को एज द ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO रीजन डिक्लेयर कर दिया जाए। ये कहाँ हुआ है, टूरिज्म मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस पे जो वाराणसी में हुई है। ऑल्दो जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने फिजिकली अटेंड किया, पर रशिया और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वर्चुअली कनेक्ट हुए थे। ओके, तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग एक जॉइंट एक्शन प्लान लाया गया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑन कोऑपरेशन इन द टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, इसको फाइनलाइज किया गया, इसको अप्रूव किया गया। इसमें क्या होगा, इसमें SCO का हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ SCO टूरिज्म ब्रांड। इस रीजन में यूरेशियन कॉन्सेप्ट है ना SCO, इस यूरेशियन रीजन का टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, एवरीबडी वुड कम टुगेदर एंड वर्क ऑन इट। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ईरान को 2021 में इसका मेंबर स्टेट बनाने की बात डिक्लेयर कर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी आप जानते हैं कि बहुत सारी इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ओके, और साथ ही में कल्चरल हेरिटेज क्या है मेंबर स्टेट्स की, उसको प्रमोट किया जाएगा। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन टूरिज्म एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन मेडिकल एंड हेल्थ टूरिज्म। हम इसमें बहुत कुछ करेंगे, हम बहुत सारी एक्टिविटीज जॉइंटली कंडक्ट करेंगे। SCO टूरिज्म एग्जीबिशन होगी, SCO फूड फेस्ट होगा, वेबिनार्स, सेमिनार्स ऑन टूरिज्म। तो देखिए मेरा बस मुद्दा सिर्फ इतना है आपको बताने का कि आप टूरिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एट लेंथ टूरिज्म को, जो भी कुछ नया हो रहा है टूरिज्म के क्या ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं। हम मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, मिसिंग मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है। हम एक GST काउंसिल की तरह टूरिज्म काउंसिल की डिमांड रखी गई है एक पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO स्पेस इन 2023, ये हमने अडॉप्ट किया है। 2023 को हम कैसे ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट बना सकते हैं SCO में, तो ये सब कुछ करेंगे। फूड फेस्ट होगा जिसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके फूड आएंगे, है ना, सेमिनार्स होगा एंड ऑल ऑफ दैट। अब देखिए हमें द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें डिस्कस करना है। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन। तो देखिए यहाँ पे ये आई थिंक आपको पता चली गया होगा अभी तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि हमने एक अरेस्ट वारंट को इशू किया है अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। क्यों? फॉर द अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन। ठीक है, कि कैसे यूक्रेनियन ऑक्यूपाइड जो एरिया से वहां से बच्चों को रशियन फेडरेशन में लेके जाया गया। आप समझ रहे हैं, वॉर क्राइम का एक पार्ट बन गया। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, द हेग बेस्ड, अब देखिए आपको पता है कि ICC इज बेस्ड इन हेग। ओके,
और साथ ही में पुतिन के साथ साथ जो रशियाज प्रेसिडेंशियल कमिश्नर फॉर चाइल्ड राइट्स हैं उनके खिलाफ भी मारिया लोवोवा बेलोवा इनके खिलाफ भी इशू किया गया है अरेस्ट वारंट को। अब देखिए बात क्या है कि आईसीसी का मेंबर स्टेट ही नहीं है रशिया, तो इसको कैसे आप एनफोर्स करेंगे इस वारंट को, ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आईसीसी की जूरिस्डिक्शन तो मेंबर स्टेट्स पे लाई करती है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने वही सारी बातें लिखी और क्रेमलिन ने बोला तो वॉइड है, हम तो इनकी जूरिस्डिक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो कहाँ से आप कर लेंगे। अब देखिए सुनिए मेरी बात, आईसीसी मेंबर स्टेट्स क्या है, इसमें क्या है कि क्योंकि ये तो मेंबर है नहीं रशिया, तो फिर इन्होंने अरेस्ट वारंट ऐसे ही बोलने के लिए तो नहीं कर दिया होगा। तो अरेस्ट वारंट जब इन्होंने लागू किया तो इसका मतलब ये है कि जो आईसीसी के मेंबर स्टेट्स हैं जो आई थिंक 123 नेशंस के करीब है, तो अब उन पे ऑब्लिगेशन आ गई है कि वो कैरी आउट करेंगे अरेस्ट वारंट, कौन, पुतिन और ये जो मारिया है। ठीक है, अगर पुतिन और मारिया ट्रेवल करती हैं उनकी कंट्रीज में तो आपको अरेस्ट कर लेना उनको। ठीक है, तो इस तरह से ये 123 नेशंस पे अब ऑब्लिगेशन और ओनस आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज, पर देखिए ऑफ कोर्स आप खुद समझिए कि ऐसा कोई कंट्री करेगी, ऐसा नहीं, कंट्रीज हैवंट ऑलवेज डन सो, पहले भी इस तरह की बहुत सारे हमने देखे हैं अरेस्ट वारंट्स इशू होते हुए आईसीसी के द्वारा, जैसे जो एक फॉर्मर सुडानीज लीडर थे ओमार अल बशीर, ठीक है, उनके केस में भी हमने देखा था अरेस्ट वारंट इशू होता हुआ। लेकिन वो आईसीसी कितनी सारी मेंबर स्टेट्स जो आईसीसी की थी, है ना, एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, जॉर्डन, इन सब में उन्होंने विजिट किया, आज भी उनको हैंड ओवर नहीं किया गया, है ना, डिस्पाइट बीइंग आउस्टेड इन 2019, वो चले गए 2019 में, पावर लूज हो गई, सब कुछ हो गया, पर अभी तक किसी ने उनको हैंड ओवर नहीं किया। तो ये चीज तो आप कहें कि एक सिंबॉलिक चीज यहाँ पे है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। साथ ही में आईसीसी के पास खुद का कोई एनफोर्समेंट पुलिस और इस तरह का कुछ नहीं है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने मेंबर स्टेट्स पर, मेंबर स्टेट्स अपने जियो पोलिटिकल और नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ आप कहिए कि इम्पॉसिबल ही है कि इनके खिलाफ कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए आईसीसी की अगर हम बात करें तो आईसीसी इज गवर्न्ड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी जिसे हम रोम स्टैट्यूट कहते हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है रोम स्टैट्यूट का, ना यूएस है, ना चाइना है, और ना ही रशिया है। रशिया के केस में क्या हुआ था ना, रशिया ने इसको साइन किया था, रशिया ने रोम स्टैट्यूट को, लेकिन रेटिफाई नहीं किया था, और इनफैक्ट फिर सिग्नेचर भी विड्रॉ कर लिए थे पुतिन ने 2016 में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम रोम स्टैट्यूट की बात करें तो 1998 में इसको अडॉप्ट किया गया था 120 स्टेट्स द्वारा, ताकि एक और जस्ट वर्ल्ड बनाने की हम इनिशिएटिव ले पाए। लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002। ठीक है, तो इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव जूरिसडिक्शन नहीं मिलती, यानी कि 2002 के बाद से ही जो केसेस होंगे आप उनको डील कर सकते हैं, 2002 से पहले के नहीं। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी 2 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, लेकिन इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो जैसे यूनाइटेड नेशंस में आप देखते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। इसका हेडक्वार्टर्स हमने अभी देखा, हेग, नेदरलैंड्स। ओके, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 4 मेन क्राइम्स को बेसिकली जूरिसडिक्शन इसकी आती है 4 मेन क्राइम्स के खिलाफ। नंबर 1 जेनोसाइड, नंबर 2 क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नंबर 3 वॉर क्राइम्स, नंबर 4 क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो इस केस में ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने क्या किया है कि यूक्रेन भी इसका मेंबर नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आईसीसी का नहीं है, मेंबर स्टेट नहीं है, पर उन्होंने सिर्फ यूक्रेनियन ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड वगैरह ये सब कुछ हुआ वॉर के बाद से, उस केस में उन्होंने जूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर ली है आईसीसी की। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए दे हैव सॉर्ट ऑफ कम अप विद एन अरेस्ट वारंट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑफ कोर्स इट कोऑपरेट्स विद यूनाइटेड नेशंस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक और बॉडी है जो आप जानते हैं, आईसीजे, राइट, आईसीजे और आईसीसी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन आईसीसी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2002 में आया है। और आईसीजे की अगर मैं बात करूं, इट इज द ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो आईसीसी है इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो इट हैज सॉर्ट ऑफ ये रेफरल्स रिसीव कर सकता है यूएनएससी से, पर आईसीजे तो वर्ल्ड कोर्ट है ना, तो वो तो ऐसा नहीं है। पर दोनों की जो लोकेशन है वो हेग में है,
और नेदरलैंड में यानी कि, तो ये कंफ्यूज कर सकती है बहुत लोगों को, जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें ICJ की, तो ICJ इज UN फंडेड, बट ICC में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आती हैं। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। मे बी आपके प्रीलिम्स में आ जाए, आपके मेंस में आ जाए ICC और ICJ के बीच में डिफरेंस, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। ओके, शी जिनपिंग टू पुश यूक्रेन पीस प्लान ऑन रशिया विजिट। तो यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं फरवरी 24 के दिन हमने क्या देखा था, एक पोजीशन पेपर आया था चाइना की तरफ से। पोजीशन क्या है चाइना की इस पर्टिकुलर वॉर पे, तो उन्होंने बोला जैसे कि हमने देखा कि एक सीज फायर होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात की, और बोला कि वो एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। लेकिन फिर उन्होंने साथ में नेटो को भी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज कर दिया अपने इस पोजीशन में। और फिर हम पहले सोच रहे थे कि शायद जो चाइना है वो एक मीडिएटर की तरह आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लीवरेज है वो चाइना ही बेसिकली इस समय चाइना के पास ही है पुतिन के ऊपर, तो वही कुछ कर सकते हैं ऐसा लग रहा था वेस्टर्न नेशंस को, वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह एक्ट कर सकते हैं। पर जब आपने ये कह दिया कि ब्लॉक मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे है ऑल ऑफ दैट, तो फिर मतलब आप नहीं हो सकते मीडिएटर, क्योंकि उस पोजीशन पेपर में ऐसी चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि चाइना कैसे एक अलग ही लेवल पे गुरु बन गए हैं, मीडिएटर गुरु। अभी हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में देखा, बहुत बड़े राइवल्स हैं, ठीक है, तो उनमें सीक्रेटली कैसे उन्होंने इतना बड़ा अग्रीमेंट तक लीड किया। फिर उसके बाद हम बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में रोहिंग्या रिफ्यूजीज के केस में मीडिएशन देख रहे हैं चाइना की। फिर उसके बाद हम चाइना, यूक्रेन और रशिया के बीच में मे बी हम कोई मीडिएशन देखें, क्योंकि रिसेंटली हमने क्या देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, चिनगांग, उन्होंने एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन की है अपने यूक्रेनियन काउंटर पार्ट के साथ। तो मे बी दे आर प्लेइंग आउट समथिंग, वी नेवर नो। ओके, तो अब क्या है, शी जिनपिंग जा रहे हैं मार्च 20 पे एक विजिट, मार्च 20 से एक विजिट पे जा रहे हैं रशिया, ठीक है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो परसुएड करेंगे पुतिन को। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसका इनविटेशन पुतिन से ही आया था उनको, वो परसुएड करेंगे कि आप यू सॉर्ट ऑफ कम टू एन एंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ये एरा तो डेफिनेटली वॉर का नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर आप जानते हैं कि चाइना ने जो एक नया रोल ले लिया है मीडिएटर का, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू थिंग। ओके, horseshoe crabs disappearing off Odisha's कोस्ट साइंटिस्ट वरीड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हॉर्सशू क्रैब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हॉर्सशू क्रैब क्या है, जिन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर ऑन अर्थ, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर्स। जब डायनासोर्स थे तब भी ये थे, दे आर लाइक 450 मिलियन ईयर्स पुराने, इन द सेंस इतना तब से चले आ रहे हैं। और इन्होंने खुद को मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली कोई चेंज ही नहीं किया। और इनकी इम्यूनिटी में ऐसा क्या है वो हमें समझना बहुत डिफिकल्ट है कि इट हैज हेल्प्ड देम सर्वाइव मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, और साथ ही में दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो डायग्नोस्टिक रेजेंट्स की तरह यूज किया जाता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के लिए यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं एंड ऑल ऑफ दैट। पर अभी हम इनके फिशिंग डिस्टॉर्शन की वजह से, बहुत ओवर फिशिंग और इस तरह की चीज़ों की वजह से हॉर्सशू क्रैब्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन को थ्रेटन होते देख रहे हैं। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉर्सशू क्रैब है ना, वो दे आर बेसिकली ब्रैकिश और मरीन वाटर में आर्थ्रोपॉड्स की तरह है। दे आर आर्थ्रोपॉड्स, दे आर नॉट एक्चुअली आप ये क्रस्टेशियंस नहीं है, मतलब ये ट्रू क्रैब्स नहीं है, क्योंकि क्रैब्स तो क्रस्टेशियंस होते हैं। दे आर कैलिसरेट्स। कैलिसरेट्स कैसे, अब देखिए कुछ थोड़ी सी यहाँ पे साइंस है, पर जैसे हम अराकनीड्स देखते हैं, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, इस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्रैब नहीं है एक्चुअल में, पर ये क्योंकि ऐसे दिखते हैं क्रैब जैसे, इसीलिए। और ओडिशा, भारत की अगर हम केस करें, ओडिशा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट हॉर्सशू क्रैब्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, और वही सारी चीज़ें इंटरटाइडल जोन में ये मिलते हैं, 4 स्पीशीज हैं, ओके, 2 इनमें से, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Supreme Court seeks government reply to minors' petition on saving Western Ghats. Nothing much here. I was reading it for myself. ये जब होगा केस तो हम देखेंगे, पर जुलाई में क्योंकि इसे लिस्ट किया गया है, पर जस्ट के एक माइनर बच्ची और भी साथ में उनके बच्चों ने मिलके वेस्टर्न घाट्स को सेव करने की बात की है, क्योंकि इनका एक है ना, मंथ बाय मंथ द वेस्टर्न घाट्स इज बीइंग चिप्ड अवे, प्लीज इंटरवीन। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे एवरीबडी वांट्स टू प्रोएक्टिवली बी अ पार्ट ऑफ
द नेशन बिल्डिंग और कॉन्जर्वेशन मेजर्स, है ना। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के भी केस में। हम इसको तब डिस्कस करेंगे जब ये केस आएगा। एज ऑफ नाउ इट्स नथिंग हियर। लेट मी जस्ट टेक आउट द लास्ट आर्टिकल। ओके, महाराष्ट्र यूपी among 7 states to get textile parks। आप पीएम मित्रा स्कीम के बारे में जानते हैं, जिससे ना ही केवल मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड भी प्रमोट होगा। पीएम मित्रा का मतलब क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन एपरल स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेके टेक्सटाइल प्रमोशन करनी है, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हैज़ बीन अनऑर्गेनाइज्ड एंड क्लटर्ड एज ऑफ येट। तो जितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ जाता है, वेस्टेज बढ़ जाती है। तो ये लॉजिस्टिक्स के केस में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लॉजिस्टिक्स पे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तो आप पढ़ के जाइएगा उसको। ठीक है, तो हम इसमें देखिए अब 7 स्टेट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं। तमिलनाडु में, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम इनमें पार्क्स देखेंगे, टेक्सटाइल पार्क्स। तो एक ही जगह पे जब सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो एक ही जगह पे क्यों नहीं हो सकता स्पिनिंग भी, वीविंग भी, प्रोसेसिंग भी, डाइंग भी, प्रिंटिंग भी। ठीक है, हर जो प्रोसेस है ऑल एट वन लोकेशन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बल्क में अगर कहीं अवेलेबल है तो क्यों उसका लुफ्त सबको ना मिले। ठीक है, तो वही चीज़ ये करने की कोशिश कर रहा है। ओके, वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। और 5F तो आप जानते ही हैं, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे 5F जो है ये हमारा एम है, इसको हम बूस्ट करना चाहते हैं। टाइगर हेल्प्स अनकवर टिम्बर डिपोज इन अरुणाचल रिजर्व। आप जानते हैं ईस्टर्न मोस्ट जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का, इट इज नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहां से कोर एरिया से टाइगर बाहर आया, तो हमें सच में ऐसा लगा कि कोर एरिया से ऐसा क्या हुआ कि कोर एरिया को छोड़ के यहाँ पे टाइगर को आने की जरूरत पड़ गई। तो इसलिए हमें पता चला, क्योंकि जो बहुत सारा इलीगल वहाँ पे टिम्बर कटिंग हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट जो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। तो इससे हमें पता चला, इंपॉर्टेंट आपके लिए बस इतना है कि नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।